हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूरिस्प्रूडेंस सीरीज। तो अभी तक हमने एनालिटिकल स्कूल पढ़ा, हिस्टोरिकल स्कूल पढ़ा। तो अब हम अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कूल पढ़ेंगे, दैट इज नेचुरल लॉ स्कूल। अगर हम देखो स्कूल्स की बात करें, सब की क्या होता है, सब जो ये थिंकर्स होते हैं उनकी सबकी अपनी अलग अलग व्यूज होती है। तो उनकी व्यूज जिस जिसकी जो व्यूज मैच करती हैं उसको हम उस स्कूल में डाल देते हैं। पर ऐसे भी नहीं है कि हाँ बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर है कि हाँ इसकी व्यूज तो इसी में ही आएंगी। तो कितनी व्यूज जो है वो क्या करती हैं, ओवरलैप भी कर जाती हैं। तो अब हम जो नेचुरल लॉ स्कूल की बात करें, तो जो नेचुरल लॉ स्कूल है ये हमारा लीगल फिलोसफिकल है, एम्फेसिस करता है किसके ऊपर, ये एम्फेसिस करता है कि जो लॉ है, जो हमारे लॉज हैं वो किसके ऊपर बेस्ड हैं, मोरालिटी पे, रीजन पे, और ये इनहेरेंट ह्यूमन राइट्स पे, जो कि हमें किससे मिले होते हैं, नेचर से मिले होते हैं, जो हमारे लिए क्या है, डिवाइन सोर्सेज हैं। इसका मतलब नेचुरल लॉ स्कूल क्या है, एक इम्यूटेबल है, इटर्नल है, मींस जो कभी नहीं चेंज होते, जो कभी नहीं बदलते। इंसान के बिलीव जो है वो क्या है, नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, गवर्न होते हैं। जैसे मैं कहूँ मर्डर करना, हम कहेंगे नहीं हमारे नेचर में इसे गलत बोला है, इसलिए मर्डर करना क्या है, गलत है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो इसलिए हम नेचुरल लॉ को क्या बोलते हैं, ये एक इनहेरेंट ह्यूमन राइट्स हैं, जो हमें नेचर से मिले हैं, जो हमें नेचर ने बताए हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें इसके जो की फीचर्स हैं, सबसे पहले की फीचर बात करता है कि जो हमारा नेचुरल लॉ स्कूल है वो बेस्ड है मोरालिटी बेस्ड, हमारे मॉरल वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है। मीन्स जिनकी एक यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल है, जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया। फिर आता है इनहेरेंट राइट। इनहेरेंट राइट्स की अगर हम बात करें, इनहेरेंट राइट्स क्या बात करता है, जो हमें मिले हैं इनहेरेंट, जैसे हम कहते हैं ना ये प्रॉपर्टी हमें अपने फादर से मिली है, ऐसे ही ये जो राइट्स हैं ये क्या हैं, ये इनहेरेंट राइट्स हैं। मींस जो यूनिवर्सल है, ये ह्यूमन मेड लॉज की हम बात नहीं कर रहे, ये जो हमारे नेचर ने लॉज बनाए हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। इसके पीछे क्या है, थर्ड बात करता है रेशनल फाउंडेशन। रेशनल फाउंडेशन को अगर हम देखें, ये एक ह्यूमन रीजन के ऊपर बेस्ड है, एक ये नेचुरल ऑर्डर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, फिर इसको हम क्या बोलते हैं, हायर लॉ बोलते हैं। क्यों हायर लॉ बोलते हैं, क्योंकि जो नेचुरल लॉ है वो सुपीरियर है, एक बेंचमार्क है। क्योंकि जो हमारे मैनमेड लॉज हैं उनसे भी हम इन्हें हायर फुटिंग के ऊपर रखते हैं, क्योंकि ये हमें किसने दिए हैं, नेचर ने दिए हैं। अब हम अगर अपने नेचुरल लॉ स्कूल की बात करें, नेचुरल लॉ स्कूल को क्या करा, डिवाइड कर दिया हमने फोर स्टेजेस में। हम यहाँ पे फोर स्टेजेस के अंदर हम अपने नेचुरल लॉ स्कूल को देखेंगे। तो जो सबसे पहला है वो है एंशियंट पीरियड पढ़ेंगे, इसमें हम मिडिवल पीरियड पढ़ेंगे, इसमें हम रेनेसा पीरियड पढ़ेंगे, एंड लास्ट फोर्थ इज इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियड। तो जो नेचुरल लॉ स्कूल है आपको याद रखना है, इनको हमने फोर कैटेगरीज में डिवाइड करा है। कौन कौन सी, एंशियंट पीरियड, जिसके अंदर हम तीन चीज इनके बारे में पढ़ेंगे, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, जीनो एंड सिसरो। फिर आएगा हमारा मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड में हम पढ़ेंगे सेंट थॉमस एक्विनिस, जिन्होंने काफी चर्च के रिगार्डिंग बात करी है। फिर हमारा आया था रेनेसा पीरियड। रेनेसा पीरियड के अंदर जिसमें हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आती है, जिसमें थे हॉब्स, जॉन लॉग एंड रूसो, जीन जैक रूसो। फिर हमारा आ जाता है ये जो मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में हम नॉर्मल मतलब एक तरीके से व्यूज पढ़ेंगे, डेविड ह्यूम की, बेंथम की, ऑस्टिन की, जो कि हमारे नेचुरल लॉ स्कूल के ऊपर बेस्ड है। तो हमने नेचुरल लॉ को इन फोर कैटेगरीज के अंदर क्या किया है, डिवाइड करा है। अब इसमें हम वन बाय वन ये कैटेगरीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी आती है वो है हमारा एंशियंट थ्योरी। एंशियंट थ्योरी क्या बात करता है, देखो एंशियंट थ्योरी के अंदर ये हमारा उस टाइम पे क्या चल रहा था, ये 2000 से 2500 साल पहले बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इस वाले पीरियड में क्या था कि अब हम 2000 से 2500 साल पहले वाला चल रहे हैं, इसमें थे ग्रीस। यहाँ पे हम तीन लोगों के बारे में पढ़ेंगे, सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है, सोक्रेट्स प्लेटो के टीचर थे, प्लेटो एरिस्टोटल के टीचर थे, और एरिस्टोटल जो थे वो थे एलेक्जेंडर के टीचर। वो कौन थे, वो अलेक्जेंडर के टीचर थे, पर अलेक्जेंडर हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे उसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है। तो सोक्रेट इज द टीचर ऑफ प्लेटो, प्लेटो इज द टीचर ऑफ एरिस्टोटल। अब हम पढ़ते हैं सोक्रेट्स के बारे में। सोक्रेट्स क्या कहते हैं, देखो सोक्रेट्स के अगर हम अकॉर्डिंग देखें, सोक्रेट्स ने कहा है कि खुद कुछ लिखकर, मतलब इन्होंने ये कहा है, सोक्रेट्स एक्चुअली खुद कुछ लिखकर नहीं गए थे, उनकी थ्योरी को प्लेटो ने जस्टिफाई किया था।
तो सोक्रेट्स ने बात क्या की थी जिससे कि प्लेटो उनसे काफी इंस्पायर हुए थे। तो सोक्रेट ने सबसे पहले जो लेकर आए वो ये लेकर आए जस्टिस एज सेंट्रल। देखो यहीं से ये प्री के क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, इसलिए हमें थ्योरी थोड़ा सा ना डिटेल में अगर हम पढ़ेंगे जूरिस्प्रूडेंस को तो जो इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं वो हमें इजीली लर्न हो जाते हैं। तो जैसे सोक्रेट्स ने कहा जस्टिस एज सेंट्रल, इनका कहना था, इन्होंने जस्टिस को डिफाइन करा था कि जस्टिस एक वर्च्यू एसेंशियल है इंडिविजुअल के लिए भी और सोसाइटी की वेलबींग के लिए भी। इन्होंने क्या बोला कि जैसे मैंने भी आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि मर्डर करना, अब आपसे पूछा जाए मर्डर करना क्या सही है तो आप कहोगे नो, मर्डर करना बहुत गलत है, क्योंकि हमारी जो इनसाइड है, जो हमारी अंदर वाली फीलिंग है वो हमें क्या है अलाउ नहीं करती है। तो इसीलिए इनकी ये जो व्यू थी ये इन्होंने सोक्रेटिक डेवलपमेंट किया था, एक ये इन्वेंट करा था इन्होंने सोक्रेटिक मेथड, कि हमें क्रिटिकल थिंकिंग रखनी है कि ये काम के पीछे हमें रीजन ढूंढना है, ये सही है या नहीं है, एक लॉजिक ढूंढना है। इनका मानना था कि आप अपनी एक थ्योरी बनाओ, आप अपनी थ्योरी बनाओ, फिर उसमें लूप होल्स ढूंढो, फिर आप खुद से उसमें लूप होल्स ढूंढोगे। जब आप लूप होल्स ढूंढ के फिर उसको सही करोगे तो ऐसे जो आपकी थ्योरी है वो स्ट्रांग बन जाएगी। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम जब कभी रिसर्च करते हैं तो हम क्या देते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम हाइपोथेसिस लेके चलते हैं, उस हाइपोथेसिस में हम उस स्टेटमेंट को फॉल्स लेके चलते हैं, फिर हमें उसे प्रूफ करना होता है। तो जब उस प्रूफ में हम बहुत सारी चीजें सर्च आउट करते हैं, तो ऐसे ही इन्होंने बोला है कि ऐसे ही हमें लॉ को लेके आना चाहिए, मींस एक ऐसे एफर्ट्स डालने चाहिए जिसमें हम एक क्रिटिकल थिंकिंग करें। तो इसलिए इन्होंने आर्ग्यू करा कि जस्ट लॉज अलाइन विद द कॉमन गुड एंड मॉरल ऑर्डर, कि जो लॉज होने चाहिए वो हमारे कॉमन गुड के साथ जुड़े होने चाहिए, एक ऑर्डर के साथ जुड़े होने चाहिए। इसलिए इन्होंने एक डायलॉजिकल अप्रोच लेके चला कि एक डायलेक्टल मेथड लेके चलेंगे जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे, फिर हम उस अंडरस्टैंडिंग को, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप पहले बनाओ, फिर उसके बाद खुद उसमें क्वेश्चंस पुट अप करो, फिर उस अंडरस्टैंडिंग को आप क्या करोगे, करेक्ट करोगे। इसलिए इन्होंने एनकरेज करा कि क्रिटिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए सोसाइटी के नॉर्म्स का, उसकी प्रैक्टिसेस का, कि आप क्रिटिकली उसको क्या करो, एग्जामिन करो। तो जो इनकी लीगेसी थी यही थी कि जो सोक्रेट थे उन्होंने ग्राउंड वर्क लेकर आए थे लेटर फिलोसफर्स के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्लेटो के लिए, एरिस्टोटल के लिए, कि एक ही यही जो थे सोक्रेट से बेस लेकर आए थे प्लेटो और एरिस्टोटल के लिए, और इसी से क्या हुआ था, हमारा नेचुरल लॉ स्कूल काफी क्या हुआ था, एक्सपैंड हुआ था। और इन्होंने एम्फसाइज करा था मोरालिटी पे, रीजन पे, और कंटिन्यू करा था कि कैसे एक एथिकल और लीगल डिस्कशन किया जाए। तो ये था हमारा सोक्रेट। फिर हमारे जो आते हैं वो है प्लेटो। अभी मैंने आपको बताया प्लेटो किसके स्टूडेंट हो गए, ये हमारे सोक्रेट के स्टूडेंट हो गए। और क्या हुआ, जो ये सोक्रेट थे इन्होंने देखो खुद से कुछ नहीं लिख कर गए, ये प्लेटो ही थे जिन्होंने उनकी थ्योरी को काफी क्या करा, एक्सपैंड करा और काफी लाइमलाइट में लेकर आए। तो प्लेटो ने क्या करा, प्लेटो ने करा फॉर्म्स लेकर आए। इन्होंने कहा हर एक चीज क्या होती है, फॉर्म्स में होती है। फॉर्म्स में क्या है, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स जिसे इन्होंने बोला, इन्होंने कहा कि इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इटर्नल परफेक्ट फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या है, आइडियाज हैं, विद जस्टिस बीइंग अ सुप्रीम फॉर्म, कि जिसके अंदर जो हमारा जस्टिस है वो क्या है, एक बहुत सुप्रीम है। मतलब जैसे इन्होंने क्या लेके चला कि देखो हर एक चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, जैसे कि अगर एक एग्जांपल है, आज एक पिज्जा बनता है, अगर वो एक पिज्जा इतने साइज का है तो वो जरूरी नहीं है ना दूसरा पिज्जा भी सेम बिल्कुल एक्यूरेट साइज का बन सके, कुछ ना कुछ क्या होगा, चेंज आएगा। तो ऐसे ही इन्होंने बोला, ये डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म लेकर आए कि जो ये एग्जिस्ट करती है, कि फिजिकल वर्ल्ड है, स्पेस है, टाइम है, कुछ भी हो वो एग्जिस्ट करेंगी, इसी को इन्होंने आइडलिज्म थ्योरी के नाम से जाना है। ठीक है, तो इनका कहना था लॉ शुड रिफ्लेक्ट दीज आइडल फॉर्म टू अचीव ट्रू जस्टिस, कि जो हम ये फॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, ये जस्टिस लेकर आ रहे हैं, हमें एक आइडल मतलब एक बहुत सही तरीका, एक कॉमन गुड लेके चलना पड़ेगा कि सबकी भलाई हो, ये नहीं ये लॉ इसको बेनिफिट कर रहा है या उसको नहीं कर रहा है। इसलिए इनकी जो थ्योरी है वो कॉमन गुड के अराउंड होती है, कि जो जस्टिस है सोसाइटी में वो तभी अकर करेगा जब लॉ प्रायोरिटाइज करेगा द वेलफेयर ऑफ द होल कम्युनिटी। हमें होल कम्युनिटी को लेके चलना है ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, नहीं ये नहीं कि सिर्फ एक इंटरेस्ट को देखना है, हमें पूरी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को लेके चलना है। ठीक है, फिर इनकी जो एक फेमस बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, द रिपब्लिक। यही प्री में क्वेश्चन, यहाँ से प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो द रिपब्लिक बुक है, ये जो रिपब्लिक बुक है ये किसकी है, ये जो वर्क है ये किसने का है, ये है प्लेटो का। अब इस प्लेटो में देखो खाली इतना भी याद रखना सफिशिएंट होता है, पर जब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं ना कि हाँ इस बुक में उन्होंने क्या बात की है,
तो और इजी हो जाता है। तो इस बुक में उन्होंने थीम ऑफ जस्टिस लेकर आए। इन उनका सेंट्रल क्वेश्चन था इस बुक में कि जस्टिस क्या है। तो उन्होंने कहा जस्टिस को डिफाइन किया जाएगा एज अ बोथ पर्सनल वर्च्यू मतलब कि हार्मनी है ऑफ द सोल एंड सोसाइटल प्रिंसिपल ईच क्लास परफॉर्मिंग इट्स रोल, कि एक हमें हार्मनी लेके चलनी है, एक ये आइडल प्रिंसिपल है, ठीक है। फिर इन्होंने एक आइडल स्टेट की भी इसमें बात करी थी। प्लेटो ने हाईलाइट करा था, आउटलाइन कर रहा था कि 3 क्लास स्ट्रक्चर होता है एक आइडल स्टेट के अंदर। देखो, अगर एक स्टेट है, एक स्टेट के अंदर 3 क्लासेस होंगी। सबसे पहली जो क्लास होगी वो होगी किसकी? रूलर्स की। रूलर्स की क्या होगी? जो एक फिलोसोफर किंग्स हैं जो गवर्न करेंगे यूजिंग विजडम एंड नॉलेज, जिनके अंदर काफी क्या होगी? विजडम होगी, नॉलेज होगी, ठीक है। फिर एक होंगे ऑक्सिलरीज जिन्हें हम वॉरियर्स बोलते हैं, जो क्या करेंगे? स्टेट को प्रोटेक्ट करेंगे, एनफोर्स करेंगे लॉ को। फिर एक आते हैं प्रोड्यूसर्स जिन्हें हम फार्मर्स बोलते हैं, जो क्या करते हैं? जो सोसाइटी की मटेरियल नीड्स है, मतलब इन दोनों को जो नीड्स हैं, खाना पीना ये सब, ये वो इन्हें प्रोवाइड करेंगे। तो ये इन्होंने एक स्टेट को इस कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है। अब आती है हमारी एरिस्टोटल की थ्योरी। एरिस्टोटल की थ्योरी की अगर हम बात करें, प्लेटो की याद रखना है, कौन सी बुक है उनकी? द रिपब्लिक। अब एरिस्टोटल की बात करें, देखो इनकी भी काफी पॉपुलर थ्योरी रही है इन कंपैरिजन, इसलिए हम इन्हें फादर ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने काफी जो थोड़ा सा ड्रॉबैक प्लेटो की थ्योरी में था, इन्होंने काफी उसको ओवरकम किया था, इसलिए इनकी थ्योरी काफी है। तो एरिस्टोटल जबकि किसके स्टूडेंट थे? प्लेटो के ही थे। उनकी थ्योरी जो है वो प्लेटो की बेस्ड है, बट इन्होंने थोड़ा मोर प्रैक्टिकल व्यू लेकर आए, एक एम्पेरिकल अप्रोच लेकर आए किसके बीच में, और इन्होंने फोकस करा कि हमें एक रिलेशनशिप ढूंढना होगा ह्यूमन नेचर के बीच में, एथिक्स, लॉज, और जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके? जस्टिस मिल सके, एक गुड लाइफ मिल सके, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने जो प्लेटो की थ्योरी थी डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म, उसको रिजेक्ट करा, क्योंकि उन्होंने कहा पर्टिकुलर आइटम से ही फॉर्म नहीं निकलेगा, ये नहीं कह सकते हाँ इसी पर्टिकुलर से मिलेगा। इस वर्ल्ड में अगर हम देखें, एक सिस्टम ऑफ मोरालिटी है, जस्टिस है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो हम ह्यूमन बीइंग को एक रेशनल माइंड लगा के क्या करना होगा? उसको अचीव करना होगा। तो इनका कहना था कि जो ह्यूमन मेड लॉज का है, नेचुरल लॉ के साथ हमेशा हमें क्या अलाइन करके लेके चलना होगा। हम ये नहीं कह सकते ह्यूमन मेड लॉज की जरूरत नहीं है, उसको अलग कर दो, नहीं। ह्यूमन लॉ को हमें उनके साथ ही क्या है? डील करके चलना होगा। तो इसलिए इनकी थ्योरी के देखो की पॉइंट्स क्या है। इन्होंने फर्स्ट बात करी है किसके ऊपर? नेचुरल लॉ और ह्यूमन नेचर के ऊपर बात की है। इनका कहना है, इन्होंने बिलीव करा है कि जो लॉज और जस्टिस है ये रूटेड इन ह्यूमन नेचर एंड द नेचुरल ऑर्डर, कि जो ये लॉज है, ये जस्टिस है, ये ह्यूमन नेचर में ही है, ठीक है। ये एक नेचुरल ऑर्डर है। Natural law reflects universal principle that guide human behavior towards achieving their purpose. कि जो नेचुरल लॉ है, देखो ये हमें गाइड करता है कि हम ऐसे लॉज लेकर आते हैं जो जब ह्यूमन लॉज बनाते हैं तो नेचुरल लॉ क्या करते हैं? उन्हें गाइड करते हैं कि हाँ आप ये लॉ भी डालो, ठीक है। फिर इनका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहीं से एक प्री का क्वेश्चन आता है, हु डिवाइडेड जस्टिस इन टू कैटेगरी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एंड द करेक्टिव जस्टिस। तो ये एरिस्टोटल हैं जिन्होंने डिवाइड करा है डिस्ट्रीब्यूटिव और करेक्टिव जस्टिस। अब होता क्या है ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस? क्या कहता है कि हमें जस्टिस को इस तरीके से करना है कि सबका क्या हो? इक्वालिटी है। और वहीं करेक्टिव जस्टिस कहता है कि जब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का वायलेशन होगा तो करेक्टिव जस्टिस आएगा। इसका मतलब करेक्टिव जस्टिस क्या हो गया? रिस्टोरेशन ऑफ बैलेंस व्हेन हार्म और इनइक्वालिटी अकर्स, कि हमें रिस्टोर करना है बैलेंस को जब कोई हार्म या इनइक्वालिटी हो रहा है एक वॉलंटरी या इनवॉलंटरी ट्रांजेक्शन के अंदर। तो ये थी हमारी किसकी? एरिस्टोटल की थ्योरी। फिर हमारी अब नेक्स्ट आता है, अब हमारा आ रहा है रोमन ज्यूरिस्ट, जो कि कौन है हमारे? ये ज़ीनो एंड सिसरो। देखो, अब हमारा ये पहले ये ग्रीस पीरियड चल रहा था, अभी हमारा क्या आ गया? रोम एम्पायर आ गया, जिसमें ये हमारे कौन है? ज़ीनो है, ज़ीनो ऑफ सीटियम, जिन्हें फाउंडर भी बोला जाता था स्टोइज्म के। मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ, कौन है ये? फाउंडर ऑफ स्टोइज्म। क्यों बोल रहे हैं हम फाउंडर ऑफ स्टोइज्म? क्योंकि यहीं से ये क्वेश्चन आ जाता है प्री का कि स्टोइज्म थ्योरी किसकी है, या स्टोइज्म किसने वर्ड इन्वेंट करा है? तो ये कौन है? हमारे ज़ीनो हैं। अब ज़ीनो क्या लेकर आए थे थ्योरी के बारे में? देखो, अगर हम बात करें देखो ज़ीनो की, ज़ीनो क्या था? एक बहुत ही वेल्दी मर्चेंट थे, बट इनका काफ़ी ये जो था, ये काफ़ी लॉस हो चुका था ज़ीनो का, ज़्यादा कुछ नहीं बचा था इनके पास। तो इसलिए इन्होंने क्या करा कि चलो अब थोड़ी-सी स्टडी करते हैं। तो इन्होंने क्या करा? अपने स्टूडेंट्स बनाए जिन्हें ये क्या बोलते थे? स्टोइक्स बोलते थे। क्या था? इन्होंने अपने स्टूडेंट्स बनाए
जिन्हें ये क्या बोलते थे, स्टोइक्स बोलते थे। और एक बिल्डिंग थी जिसमें वो ये अपने स्टूडेंट्स के बाद पास स्टूडेंट के साथ क्या करते थे, डिस्कस करते थे, जिन्हें हम स्टोइक क्लब बोलते थे, पोइकली बोलते थे। तो इसलिए वहीं से इनकी थ्योरी का नाम पड़ गया था स्टोइज्म। मतलब वहां पर बैठ के ये पढ़ते थे, डिस्कशन करते थे। तो जो ये रोमन एम्पायर है, ये काफी इन्फ्लुएंस्ड हुआ था ये जीनो की थ्योरी, जो स्टोइज्म आई थी उससे। तो इसीलिए यहाँ पर हम इनके बारे में पढ़ते हैं। जो जीनो ऑफ सीटियम है, वॉज अ फाउंडर ऑफ स्टोइज्म। ये किसके फाउंडर है? ये स्टोइज्म के फाउंडर हैं। एक ये फिलोसफी जो कि ग्रेटली इन्फ्लुएंस करती है रोमन लीगल थॉट को। ठीक है, इन्होंने एडवोकेट करा था फॉर लिविंग इन हार्मनी विद नेचुरल लॉ एंड रीजन, कि हमें सबको हार्मनी के साथ रहना है, हमें सबको एक साथ खुशहाली के साथ रहना है। इन्होंने एक काम और भी किया था। क्या किया था इन्होंने? फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, इन्होंने लॉ को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा था, और यहीं से प्री का क्वेश्चन निकल कर आता है। इन्होंने क्या करा था? लॉ को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा था, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी हमारी आती है जस्ट सिविले, ठीक है। सेकंड आती है जस्ट नेचुरले, ठीक है। और जो थर्ड कैटेगरी आती है वो है जस्ट जेंटियम। जस्ट सिविली क्या बात करता है? इन्होंने जो लॉ को डिवाइड करा, जस्ट सिविली जो बात करता है वो ये बात करता है कि ऐसे सिविल लॉज होंगे जो सिर्फ किसके लिए होंगे? सिर्फ रोमन पीपल के लिए होंगे, जो वहां के रहने वाले हैं, ठीक है। जस्ट नेचुरली का मतलब क्या है? ये ऐसे लॉज होंगे जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ के ऊपर बेस्ड होंगे। और जस्ट जेंटियम क्या होता है? जस्ट जेंटियम वो लॉज होंगे जो क्या होंगे? बाहर के लोग होंगे। तो फर्स्ट टाइम जो लॉज ऐसे आए थे जो कि इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे थे, तो इसीलिए इनकी थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आपसे प्री में यही पूछ लेते हैं कि जस्ट सिविले क्या होता है, जस्ट नेचुरली क्या होता है, या जस्ट जेंटियम क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए सिविले जो सिविल लॉज होते हैं किसके लिए? रोमन्स के लिए खाली। नेचुरली जो किसके लिए होते हैं? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ के लिए होते हैं। और जस्ट जेंटियम, जेंटियम क्या होते हैं? जो क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म आया था इंटरनेशनल लॉ का, कॉन्सेप्ट लाया था, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सिसरो पे। अब सिसरो की अगर हम बात करें, देखो ये रहे सिसरो, जिन्होंने बहुत अच्छी ये टर्म भी दी है, मोर लॉ लेस जस्टिस। सही बात है, बहुत सारे लॉज है, जस्टिस कहाँ इतना होता है। अगर हम बात करें, जो सिसरो हैं वो भी कौन थे? ये रोमन फिलोसफर थे, ये एक लॉयर थे, जिन्होंने लॉ को इम्प्लांट किया था इन नेचर की। खुद बताता है लॉ, इनका कहना था लॉ खुद से बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो इनकी फिलोसफी थी सिसरो कौन थे? एक रोमन फिलोसफर थे, was a Roman philosopher and an orator who integrated Stoic principle into Roman legal theory। जो ये Stoic principle आया था, इन्होंने काफी legal theory में लाए थे, और यहीं से इनकी most important इनका वर्क आ जाता है डी लेगिबस। जो इनकी डी लेगिबस, जो किसको क्या बोलते हैं? ऑन दी लॉज, और एक डी रिपब्लिका, ऑन दी रिपब्लिक, ये इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क रहे हैं। और यहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये दो वर्क किसके रहे हैं? तो ये जो वर्क है वो किसके हैं? सिसरो के हैं। सिसरो कौन थे? लॉयर थे। ये मैंने आपको बताया भी था जब हमने जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन करी थी, तो उसमें भी सिसरो की डेफिनेशन आई थी कि इन्होंने काफी फिलोसफिकल एस्पेक्ट की बात करी थी। एक लॉयर, इन्होंने बोला था जूरिस्प्रूडेंस इज अ लॉयर्स एक्स्ट्रावेंशन, कि जो लॉयर्स लेकर आते हैं, तो ये खुद से लॉयर थे, तो इन्होंने काफी इसकी बात की थी, ठीक है। तो ये थे हमारे सिसरो। अब जो हमारे नेक्स्ट आते हैं वो है सेंट थॉमस एक्विनिस थ्योरी। मतलब अभी तक हमारा ये एंशियंट पीरियड में जो रोमन था, ग्रीस था, खत्म हो गया। अब यहाँ से जो हमारा स्टार्ट हो जाता है, ये हमारा होता है मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड की बात करें, अब हम 10 टू 12 सेंचुरी में पहुंच गए हैं, कि जिस उस टाइम पे कैथोलिक फिलोसफर थे और थियोलॉजियंस थे, मतलब जो काफी सोसाइटी को स्टडी करते थे रिलीजन के प्रोस्पेक्ट में। क्योंकि उस टाइम पे क्या चल रहा था, ये पुराना ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन वाला सिस्टम चल रहा था। अब ये खत्म हो गया था, क्योंकि अब सब लॉजिकल बात पे आना चाह रहे थे। तो उसी टाइम पे हमारी जो एंट्री होती है वो किसकी होती है? सेंट थॉमस एक्विनिस की एंट्री होती है। देखो सेंट थॉमस एक्विनिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों? कि ये मोस्ट प्रोमिनेंट थे, जिन्होंने काफी इसके बारे में सर्च करा था। एक मोस्ट प्रोमिनेंट मिडिवल थियोलॉजियन थे, फिलोसफर थे, जिन्होंने सिंथेसाइज करा था क्रिश्चियन थियोलॉजी को विद एरिस्टोटल फिलोसफी, एरिस्टोटल की फिलोसफी के साथ किया था। अब इनकी थ्योरी में क्या-क्या आया था, देखो। अगर हम बात करें, इन्होंने जो मेन फाउंडेशन रखी थी किसकी? नेचुरल लॉ स्कूल की। इन्होंने कहा था नेचुरल लॉ जो है वो पार्ट है किसका? गॉड के इटर्नल लॉ का, जो कि एक्सेसिबल है किससे? थ्रू ह्यूमन रीजन। इन्होंने कहा था कि ये गवर्न करता है मॉरल बिहेवियर को, और एक प्रोवाइड करता है बेस ह्यूमन मेड लॉस को, ठीक है।
फिर ये हायरार्की ऑफ लॉज लाए थे, मतलब यहाँ पे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किसने लॉ को 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करा था, और वो 4 कैटेगरी कौन-कौन सी हैं? किसने किया था? सेंट थॉमस एक्विनिस ने किया था। इन्होंने किया था इटर्नल लॉ, नेचुरल लॉ, ह्यूमन लॉ, डिवाइन लॉ। आपको नाम से पता ही है इन सबके मीनिंग। इटर्नल लॉ क्या है? ये डिवाइन रीजन है जो पूरे यूनिवर्स को गवर्न करता है। नेचुरल लॉ क्या है? जो रिफ्लेक्शन होता है किसका? इटर्नल लॉ का, जो हम देखते हैं कि डिस्कवर होता है बाय रीजन, ह्यूमन एक्शंस के थ्रू। फिर आता है ह्यूमन लॉ। ह्यूमन लॉ किससे? क्योंकि ह्यूमन लॉ क्या है? जो ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं। और डिवाइन लॉ क्या है? जो क्या है? हमें स्क्रिप्चर्स के थ्रू मिलता है, जो क्या है? एक तरीके से वो पॉजिटिव उसकी बात करता है। तो ये इन्होंने क्या किया था? बाइफर्केशन किया था। फिर अब हमारा आ जाता है रेनेसा पीरियड। मिडिवल पीरियड में यही थे बस सेंट थॉमस एक्विनिस, जो उन्होंने ये लॉ को क्या करा था? 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था। इनका कहना ये था कि लॉ को हम जो मतलब हम देखेंगे लॉ को एज़ अ मीन्स टू एन एंड। ये भी पूछ रहे थे किसने टर्म दिया लॉ एज़ अ मीन्स टू एन एंड? ये सेंट थॉमस एक्विनिस ने ही कहा है कि जैसे अगर आपको भूख लगी है, आप खाना ढूँढोगे क्योंकि आपको अपनी हंगर सैटिस्फाई करनी है, तो आप उसका मीन्स ढूँढोगे कि कैसे सैटिस्फाई करूँ? और आपका एंड गोल क्या है? मुझे हंगर सैटिस्फाई करना है। तो ये एक्विनिस के अकॉर्डिंग लॉ होना चाहिए कि अब आप ऐसा लॉ लेकर आओ। फिर हमारा पीरियड आता है, कौन सा पीरियड आता है? वो हमारा रेनेसा पीरियड, मतलब 14 टू 17 सेंचुरी के अंदर जा रहे हैं। रेनेसा पीरियड, ये अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में भी देखा होगा कि ये बात करता है यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हमारे 3 आते हैं ज्यूरिस्ट। कौन-कौन है? रूसो, लॉक, हॉब्स। हॉब्स, लॉक, रूसो, जिन्हें हम इस तरीके से पढ़ेंगे। इनकी थ्योरी काफ़ी मिलती-जुलती भी है, बट हाँ, काफ़ी इनकी मतलब इनकी ओपिनियन भी अलग थी। किसी ने ये कहा कि मैन ऐसा है, नेस्टी है, किसी ने कहा नहीं-नहीं ये ऐसा नहीं है, किसी ने कहा स्टेट के पास सारी पावर दे दो, किसी ने कहा नहीं-नहीं सारी पावर नहीं देनी है, हम कुछ ही पावर देंगे। तो अब हम वन बाय वन देखते हैं। तो अब आपको याद रखना यहीं से क्वेश्चन आता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में कौन 3 थे? हॉब्स, लॉक, रूसो। ठीक है। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी अगर हम बात करें, ये थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करती है द ओरिजिन ऑफ सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी कैसे आई है, क्या लेजिटिमेसी है, क्या पॉलिटिकल अथॉरिटी है, और ये एम्फेसिस करता है एग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड देयर रूलर्स के बीच में। मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हम पढ़ेंगे कि सोसाइटी कैसे आई है, कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट बना कि हमने स्टेट को अपनी सारी पावर दे दी। तो इसमें सबसे पहले कौन आए हैं? हमारे थॉमस हॉब्स आए हैं। इनका कहना क्या है? देखो, इनका कहना क्या है? स्टेट ऑफ नेचर की बात करी है इन्होंने। कहा है लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर इज सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। इनका कहना क्या है? इनका कहना ये है कि जो मैन है बहुत ही सेल्फिश, बहुत ही बदतमीज है। उसको कोई मतलब नहीं है, किसी से लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ अपनी पड़ी है कि मेरा फायदा होना चाहिए, मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए। ह्यूमंस, इसलिए इसने कहा ह्यूमंस क्या है? सेल्फिश है, कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट करता रहेगा, ये मुझे दो, तुम्हें नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा, एक सेल्फिश है। ठीक है? इसलिए उसने कहा कि पहले तो उसने बता दिया स्टेट ऑफ नेचर की कैसे हैं लोग। फिर उसने कहा हम इसीलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि इंडिविजुअल्स अपने कुछ राइट सरेंडर करेंगे, किसको? सोवरेन को, अथॉरिटी को, जिससे कि उसे क्या मिलेगी? सिक्योरिटी मिलेगी, ऑर्डर मिलेगा। नहीं तो आपको डर रहेगा यार मेरा कभी वो राइट ना छीन ले। ठीक है? तो ये जो सोवरेन है, लिव्याथम है, हैज एब्सोल्यूट पावर टू प्रिवेंट क्योस। मतलब ये जो सोवरेन है, मतलब यहाँ पे लिव्याथन बोला है जैसे कि समुद्र में एक मॉन्स्टर होता है ना जिसके पास सारी पावर होती है, अनकंट्रोलेबल होती है, तो वो ऐसी बात करते हैं कि हम उसे लिव्याथन को क्या दे देंगे? सारी पावर दे देंगे, एब्सोल्यूट पावर दे देंगे, जिससे कि क्योस नहीं होगा। ठीक है? तो बेसिकली इनका की आइडिया क्या था? जब मैं कह रही हूँ सारी पावर दे देंगे, इसका मतलब क्या है? एब्सोल्यूट मोनार्की जरूरी है अगर आपको शांति बनाए रखनी है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये इरिवोकेबल होगा, कि अगर एक बार कर लिया तो आप उसे बार बार नहीं तोड़ सकते, बार क्या दोबारा तोड़ ही नहीं सकते। रिबेलियन अगेंस्ट सोवरेन इज अनजस्टिफाइड। इवन आप अपनी स्टेट के अगेंस्ट अगर रिबेल भी करोगे, लड़ोगे, तो वो भी क्या होगा? अनजस्टिफाई होगा। ये किसने दिया? ये हमारे जो हॉब्स हैं, हॉब्स भाई साहब, उन्होंने ये थ्योरी दी है। बिल्कुल ऐसे होके दी है कि नहीं, जो स्टेट करेगी वो बिल्कुल सही करेगी। तो इनकी बेसिकली लीगेसी क्या थी? इन्होंने फाउंडेशन करा था फॉर मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस एंड अथॉरिटियन गवर्नेंस। तो इसके अकॉर्डिंग इनका कहना क्या था? स्टेट का नेचर क्या है? पर्सन हमेशा क्या करेगा? डर में रहता है, फियर में रहता है, हमेशा वो कोशिश करता है मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि हम स्टेट को पावर दे देंगे। तो ये जो इनकी लिव्याथन है, ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। यहीं से प्री का क्वेश्चन आ जाता है कि ये बुक किसने लिखी है, ये किसकी थ्योरी है? ये हॉब्स की है, जिन्होंने इसमें क्या करा है? सी मॉन्स्टर से क्या करा है? स्टेट को कंपेयर करा है कि स्टेट की पावर क्या है? अनकंट्रोलेबल है।
फिर हमारा आता है जॉन लॉक। अब जॉन लॉक क्या कहते हैं, जहां हमारे हॉब्स भाई साहब ने क्या बोला कि मैन तो बहुत सेल्फिश है, क्रूएल है, कोई मतलब नहीं है उसे किसी से। यहाँ पे वो थोड़ी सी अच्छी बात करते हैं लोगों की। वो कहते हैं कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन जो है वो रेशनल है, फ्री है, इक्वल है, गवर्न बाय नेचुरल लॉ। वो बहुत फ्री हैं, अच्छे हैं। नेचुरल राइट जो है इंक्लूड करते हैं, हमारे जो राइट्स हैं वो क्या क्या है, लाइफ है, लिबर्टी है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, इन्होंने नेचर बताया। फिर उन्होंने कहा हम एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मींस इंडिविजुअल एक गवर्नमेंट बनाएगा जिसमें वो प्रोटेक्ट करेगा अपने नेचुरल राइट्स को, और जो गवर्नमेंट की पावर होगी वो हम थोड़ी लिमिटेड रखेंगे। जैसे उन्होंने तो कहा हम एब्सोल्यूट रखेंगे, हम लिमिटेड रखेंगे, और जिसके ऊपर एंड ऑन द कंसेंट ऑफ द गवर्न, मतलब हमारी कंसेंट होगी कि हम कितनी उन्हें पावर देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो की आइडिया था वो ये था, एडवोकेटेड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट विद चेक एंड बैलेंस। जैसे आज हम देखते हैं कि गवर्नमेंट पे एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं होनी चाहिए। पीपल के पास राइट भी है कि वो जब चाहे अपनी गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, ओवरथ्रो कर सकते हैं। मींस इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो काफी इन्फ्लुएंस हो रही थी किससे, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के ह्यूमन राइट से। तो ये थी इनकी, और इनकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो आपको याद रखनी है, वो है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। कौन सी बुक है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। अभी मैंने बताया किसकी, अभी हमने जो हॉब्स की पढ़ी थी लिव्याथन, और लॉक की कौन सी है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें इन्होंने यही गवर्नमेंट के बारे में बात की है कि हम कैसे अपने राइट्स उन्हें देते हैं। ठीक है, फिर हमारे नेक्स्ट आते हैं भाई साहब जीन जैक रूसो। जीन जैक रूसो का क्या कहना है, जीन जीन जैक रूसो क्या कहते हैं, ह्यूमन जो है वो नेचुरली गुड है, फ्री है, इक्वल है, बट सोसाइटी में वो आके थोड़ा करप्ट हो जाते हैं, थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने ना दोनों की थ्योरी को थोड़ा मिक्सअप कर दिया। एक ने तो कह दिया बिल्कुल क्रूएल थे, एक ने कहा नहीं नहीं अच्छे हैं। इन्होंने कहा देखो अच्छे भी हैं पर हाँ बुरे भी हैं। इनका कहना क्या था कि हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे स्टेट से अ कलेक्टिव जनरल विल। अब यहीं से क्वेश्चन आ जाता है प्री का, ये जनरल विल का कॉन्सेप्ट कौन लाया था, तो ये जो जनरल विल का कॉन्सेप्ट है ये कौन लाया है, हमारे जीन जैक रूसो लाए। इन्होंने कहा है जहां इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट की बात होगी, तो आप जनरल इंटरेस्ट को देखोगे, आप पूरी सोसाइटी के वेलफेयर को लेके चलोगे। इसलिए इंडिविजुअल सरेंडर करता है अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए फॉर कॉमन गुड, कि उसका सोसाइटी में क्या हो सके, एक कॉमन गुड हो सके। तो इनका जो की आइडिया था वो ये था कि हम एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी लाएंगे, जिसमें जो ऐसे लॉज लाएंगे जो जनरल विल को प्रोटेक्ट करके चलेंगे। कि एक बिलीव करता था सोवरेनिटी पे, कि जो सोवरेनिटी है वो लोगों के पास लाए करेगी, ना कि स्टेट के पास। इसलिए इनकी जो लीगेसी है वो ये काफी इंस्पायर हो रही थी एक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट से, कि कैसे सोसाइटी के अंदर क्या आया, एक रिवोल्यूशन आया। इसका मतलब अगर हम रूसो की थ्योरी को देखें तो इन्होंने क्या बात करी है, जनरल वेल थ्योरी की बात करी है, कि हम सोसाइटी के वेलफेयर में सब लोगों को लेके चलेंगे। फिर इनकी एक फेमस बुक भी है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो भी आपको याद रखनी है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी बुक है, जीन जैक रूसो की बुक है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है कि पहले क्या था, ह्यूमन देखो इनोसेंट थे, अपनी लाइफ फ्रीली जीना चाहते थे, बट अब लोगों के बीच में क्या हो गया, थोड़ा कंपटीशन आने लग गया सोसाइटी की वजह से। इसीलिए ही अब हर किसी को होता है कि मुझे ज्यादा रिसोर्सेज मिले, तो उस पे एक चेक एंड बैलेंस के लिए हमारे पास एक स्टेट होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारे तीनों, एंशिएंट हो गया, मिडिवल हो गया, रेनेसा हो गया। फिर हमारा जो ये आया था, ये आया था हमारा मॉडर्न पीरियड। अगर हम बात करें किसकी, मॉडर्न पीरियड की, तो मॉडर्न पीरियड क्या कह रहा है, देखो हम यहाँ पे बात करते हैं मॉडर्न पीरियड की। अभी हमने ये सारे पीरियड्स देख लिए। मॉडर्न पीरियड क्या कह रहा है, मॉडर्न पीरियड अगर हम देखें, जो नेचुरल लॉ को अगर हम कहें, ये कॉन्सेप्ट है, ये आप प्रायर नॉलेज को जो दिया है कि जो कि अपने आप आ जाता है, वो मानना बंद कर दिया, कि हम ये कहें ये चीज हमें अपने आप आ जाती नहीं, वो चीज अब मानना बंद कर दी। तो इसलिए इसमें डेविड ह्यूम आए, उन्होंने कहा देखो जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज होता रहेगा टाइम के साथ, प्लेस टू प्लेस चेंज होगा। तो अगर कोई सिस्टम इतना परफेक्ट ही नहीं हो सकता जिसे हम कहें कि हाँ ये तो पहले से बनता आ रहा है, उसे ऐसे ही बनाए रखो, नहीं, हम टोटली नेचुरल लॉ के ऊपर नहीं बेस्ड हो सकते। फिर इसी के साथ हमारे कौन आए थे, ऑस्टिन आए थे, जिन्हें हमने एनालिटिकल स्कूल में पढ़ा। उन्होंने सिंपली नेचुरल लॉ को बोला है कि सिंपली एक नॉनसेंस है, क्योंकि जो राइट्स है वो स्टेट देता है और स्टेट ही ले लेता है। फिर इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि स्टेट अपनी बात फोर्स, मतलब ऑस्टिन का कहना था कि जो स्टेट है अपनी बात बहुत फोर्सफुली मनवाता है। मतलब ये जो नॉनसेंस वाली बात बोली थी तो बेंथम ने बोली थी, क्योंकि बेंथम भी थोड़ा नेचुरल लॉ पे कम फेवर में थे, इसलिए हमने उन्हें एनालिटिकल स्कूल में डाला।
फिर इसमें हमारे स्टेमलर भी आए। स्टेमलर ने बोला कि जो नेचुरल लॉ है विद अ वेरिएबल कंटेंट के साथ आए, कि इन्होंने एक तरीके से ना हाइब्रिड बात करी थी। एनालिटिकल को भी रखा था, नेचुरल लॉ को भी रखा था। इन्होंने काफ़ी एक मिक्स बात की थी। फिर इसी के साथ हमारे एक जॉन रॉल्स आए थे। जॉन रॉल्स की थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। जॉन रॉल्स की मतलब एक बुक थी अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसमें उन्होंने एक मिडल ग्राउंड फाइंड करना शुरू करा था, एक यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी में और एक नेचुरल लॉ थ्योरी में। इनका कहना क्या था कि हमें ना, देखो एक एग्जांपल से बताती हूँ। इनका कहना था कि जैसे एक पिज़्ज़ा है, ऐसे लॉ बना के लाओ। अब ए को हमें कहना है कि आपको इस पिज़्ज़ा को बाइफरकेट करना है, इसे कट करना है। पर आप जब कट करोगे तो जो शेयर मिलेगा, सामने वाला पर्सन डिसाइड करेगा उसे कौन-सा शेयर मिलेगा। तो जब ए है वो इस पिज़्ज़ा को इतनी इंचेस के साथ नापेगा कि बिल्कुल इक्वल हो, कि ज़रा-सा भी उसमें फालतू ना चला जाए। तो वो यही कह रहे हैं कि ए को कहो ऐसे लॉज़ बनाने हैं और आपको नहीं पता वो लॉज़ आपके ऊपर कौन से एप्लीकेबल होंगे। तो यही इनकी थ्योरी थी। तो ये था मॉडर्न पीरियड के बारे में। होप यू लाइक इट। थैंक यू।